नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। यूपी का हाथरस जिला कल तक हींग उत्पादन के लिए मशहूर था। आज हाथरस देश की राजनीति में हंगामे की वजह बन चुका है। हाथरस में दलित लड़की की बर्बरता से हत्या के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। 2 दिन पहले उस लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मरने से पहले उसने पुलिस को बयान दिया था कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। पुलिस ने गैंगरेप की बात भी एफआईआर में दर्ज कर ली। हालांकि अब यूपी पुलिस का दावा है कि हाथरस की उस बेटी के साथ गैंगरेप की बात मेडिकल रिपोर्ट में सामने नहीं आई। फिर भी उस घटना को गैंगरेप बताकर जो सियासी तूफान खड़ा हुआ, वो यूपी सरकार और विपक्षी दलों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा बदल गया। इसकी कमान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने संभाली। वो दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए और जब नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने उन्हें रोका तो पैदल ही आगे बढ़ गए। रास्ते में पुलिस के साथ कहासुनी तो चली रही थी। अचानक एक पुलिस वाले का हाथ राहुल गांधी के गिरबान तक पहुंचा और राहुल जमीन पर गिर पड़े। उनका आरोप था कि पुलिस वाले ने उन्हें धक्का दे दिया। हालांकि बीजेपी के नेता और यूपी सरकार के मंत्री तक इसे राहुल गांधी का ड्रामा ही बताते रहे। हाथरस के जिस कांड पर यह कोहराम मचा, वो घटना 14 सितंबर की बताई जा रही। उसी दिन हाथरस में दलित परिवार की 19 साल की एक लड़की गंभीर हालत में थाने पहुंची। उसने गांव के ही 4 लोगों पर जोर जबरदस्ती करने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। आरोपियों का पीड़ित लड़की के परिवार के साथ कई साल पहले से विवाद था। पुलिस ने लड़की को हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां पीड़ित लड़की की हालत बिगड़ती गई और साथ ही हाथरस का माहौल भी बिगड़ता गया। इस बीच पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन तब तक लड़की के साथ गैंगरेप और भयानक दरिंदगी की खबर फैल चुकी थी। लड़की को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से दिल्ली रेफर करना पड़ा। उसके दिल्ली पहुंचने के बाद ही दरिंदगी की इस घटना पर राजनीति गरमाने लगी। पीड़ित के घर वाले हाथरस की पुलिस से नाराज थे। लड़की की मौत के बाद पुलिस वालों ने आधी रात में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस का दावा था कि माहौल बिगड़ गया था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। पुलिस की उसी कार्रवाई के बाद गुस्से की आग और भड़क गई, जिस पर अब तमाम दल अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकते दिख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई है। हाथरस कांड पर छिड़ा सियासी घमासान। दिल्ली से लेकर यूपी तक छिड़ा संग्राम। जो आप कहेंगे मैं करूंगा। राहुल ने संभाली सियासत की कमान। छोटी फोर से नहीं लगता है तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चले। यमुना एक्सप्रेसवे बना महाभारत का मैदान। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जब गिरे थे जमीन पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई थी, उसी धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी जमीन पर गिर गए थे और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसके सामने आने के बाद हाथरस कांड में इंसाफ की मांग से ज्यादा सियासत का शोर खुल गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग का ऐसा दौर शुरू हुआ कि इसमें हाथरस कांड से जुड़े बहुत से पहलू पीछे छूट गए। उनको डिटेन नहीं किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और डेमोक्रेसी में ये काला दिन है। ये सरकार दमन पर उतारू है, तानाशाही रवैया अपना रही है। आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। इस सियासी शोर की असल वजह भले ही हाथरस कांड हो, लेकिन दोपहर 2:30 बजे के करीब हाथरस कांड के पीड़ितों से मिलने जा रहे राहुल गांधी की जब ये तस्वीरें न्यूज 18 के जरिए दुनिया तक पहुंची, तो मामला यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच जंग में बदल गया।
ये तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर से आगरा को जोड़ने वाली सड़क यमुना एक्सप्रेसवे की है। यही सड़क हाथरस कांड पर सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले। यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद राहुल और प्रियंका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही यमुना एक्सप्रेसवे पर निकल पड़े। राहुल और उनके समर्थक आगे बढ़ते रहे और पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द भागते रहे। जेवर टोल प्लाजा के करीब पुलिस ने राहुल गांधी को रोकना चाहा, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई। तस्वीरों में इस वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने किया है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस लगातार बलपूर्वक यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है, बल इस्तेमाल कर रही है। कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वही धक्का मुक्की हो रही है कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस के बीच में। डीसीपी रणवीर वही देखिए कार्यकर्ता आगे निकल रहे हैं। चंद मिनटों में ये बहस बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की में बदल गई और इसी दौरान राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े। राहुल के जमीन पर गिरते ही मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें फौरन उठा लिया। राहुल को किसी तरह की चोट भी नहीं आई, लेकिन राहुल के जमीन पर गिरने के बाद पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के बीच घमासान शुरू हो गया। न्यूज़ 18 इस दौरान मौके पर ही मौजूद था और हमारे रिपोर्टर ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया। हम आपको उस वक्त की आंखों देखी सुनाते हैं। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और लगातार जो है राहुल गांधी जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका राहुल गांधी का केवल यही कहना है कि वो आगे जाना चाहते हैं हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। राहुल गांधी गिर भी गए थे। हम वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी जमीन पर गिरे। यहाँ देखिए तस्वीरों में है किस तरीके से राहुल गांधी जमीन पर गिरे। हम लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी धक्का मुक्की में गिरे और उनके जमीन पर गिरते ही सुरक्षा कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठा लिया। इसके बाद जैसे ही मीडिया के कैमरों से उनका सामना हुआ, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर धक्का देने और लाठी मारने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर वार किया और कहा कि वो हाथरस जरूर जाएंगे। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कि कौन सा नया कानून है? राहुल गांधी के गिरने के बाद हाथरस कांड का पूरा सियासी रंग भी बदल गया। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका को हिरासत में ले लिया। इस दौरान भी राहुल और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर बहस हुई। आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, हम आपको सर यहाँ अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके यहाँ से ले जाएंगे सर। और भैया ये बताइए मुझे आपसे, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर। मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिए जाने का ऐलान होते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भड़क उठे। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस जिस गाड़ी से राहुल और प्रियंका को ले जाना चाहती थी,
कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गाड़ी के सामने ही लेट गए। न्यूज 18 ने इस पूरे हंगामे को अपने कैमरे में कैद किया। ये सरकार दमन की राजनीति पर उतारू है। ये सरकार दमन पर उतारू है, तानाशाही रवैया अपना रही है। ये सरकार किसी पीड़ित बहन के परिवार से मिलकर जाकर दुख दर्द बांटना, साझा करना क्या गुनाह है? एक बेटी जो न्याय की आस में दम तोड़ दिया, इलाज तो सरकार करा नहीं पाई। उनको डिटेन नहीं किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। और डेमोक्रेसी में ये काला दिन है। पॉलिटिशियन है हम सार्वजनिक जीवन में हैं और हम सिर्फ उस पीड़िता से मिलने जाना चाहते थे और उसके चलते उन्होंने पहले गाड़ियां रोकी। हमने कितने किलोमीटर पैदल इस धूप में चले हमारे नेता, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी यहाँ पर जो हम महिलाएं बैठे हैं, हमको पुलिस ने, जो इनके आला अधिकारियों लोगों ने गंदे अपशब्दों का प्रयोग किया है, और महिला पुलिस ने नहीं, पुरुषों ने हमें धक्कों से मारा और लाठियों से मारा है। पुलिस ने राहुल गांधी को कुछ घंटे के लिए हिरासत में लेकर रिहा भी कर दिया, लेकिन राहुल के जमीन पर गिरने और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिए जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पर हंगामा और शोर शराबा शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें लाठियों से पीटा। कांग्रेस के बदसलूकी के आरोप पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जवाब दिया। पुलिस का कहना है कि अगर राहुल गांधी के साथ बदसलूकी या धक्का मुक्की हुई है तो इसकी पूरी जांच होगी। पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ हाथरस के जिलाधिकारी के आदेशों का पालन कराने की कोशिश कर रही है। हाथरस कांड पर एक घमासान हाईवे पर हुआ तो दूसरा महाभारत पीड़ित परिवार के गांव में बिछा। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों तक भी हाथरस कांड की आंच पहुंचनी शुरू हो गई। इस बीच मामले की जांच में भी कई सनसनीखेज सच सामने आए। इस वारदात पर देश के दूसरे हिस्सों में सियासत और इसकी जांच में सामने आया बहुत सा सनसनीखेज सच। आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाथरस की घटना की तुलना विपक्षी दलों के नेता दिल्ली के निर्भया कांड से कर रहे हैं। वो इस घटना को यूपी में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर लगातार उठ रहे सवालों की मिसाल बता रहे हैं। इस मुद्दे पर वार पलटवार के लिए एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का आरोप है कि यूपी में रोज 11 महिलाओं का रेप होता है। जवाब में बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान और महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं करते। एनसीआरबी के आंकड़े बीजेपी भी गिना रही, जिसके मुताबिक 2019 में बलात्कार की सबसे ज्यादा 5,997 घटनाएं राजस्थान में दर्ज की गई। यानी राजस्थान में रोजाना 16 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ। वहीं पिछले साल देश में रेप के बाद हत्या की 278 घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें सबसे ज्यादा 47 मामले महाराष्ट्र में थे। रेप एंड मर्डर की 37 घटनाओं के साथ मध्य प्रदेश दूसरे और 34 घटनाओं के साथ यूपी तीसरे नंबर पर था। इन आंकड़ों के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर ताना मार रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यही है कि ऐसी एक भी घटना देश और समाज के लिए शर्मनाक है। महिलाएं और बेटियां दरिंदगी का शिकार होने से कैसे बचेंगी, ये सोचने के बजाय सियासत हो रही। जिस वक्त हाथरस की बेटी के मुंह पर सड़कों पर कोहराम मचा हुआ उसकी मौत पर, उसी दौरान यूपी के ही बलरामपुर जिले में एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर भी सामने आई। उस लड़की ने भी दम तोड़ दिया और उसका अंतिम संस्कार भी पुलिस वालों ने आधी रात में ही करा दिया। ऐसे में यह सवाल भी बड़ा है कि क्या राजनीति और आंदोलन से महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी? इसका जवाब न तो सरकारों के पास है, न नेताओं के पास, न ही सड़क और सोशल मीडिया पर आंदोलन चला रही देश की जनता के पास। हाथरस की घटना पर जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, उसमें शामिल नेताओं का आरोप है कि उन्हें यूपी पुलिस और सरकार पर भरोसा नहीं, जबकि सरकार की दलील है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में बिल्कुल देर नहीं की। पीड़ित लड़की की मौत के बाद उसके परिवार को मुआवजा, नौकरी, मकान देने का ऐलान भी कर दिया गया। इस मामले में अगर किसी पुलिस वाले ने कहीं कोई लापरवाही बरती हो तो उसकी जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई। इस मुद्दे पर राजनीति और सरकारी दावे अपनी जगह, लेकिन इतना तो साफ है कि देश का खून दरिंदगी पर खोल रहा है। कवि कुमार विश्वास ने एक दिन पहले अपने YouTube चैनल पर इस घटना को महाभारत से जोड़ा और द्रौपदी के चीर हनन का जिक्र करते हुए आगाह किया कि बेटियों की, कुलवधुओं की, बहनों की चीखों पर खामोश होने जाने वाले
हस्तिनापुर अक्सर खंडहर में बदल जाते हैं। लाशों पर रोने वाला कोई नहीं बचता। हाथरस का पौराणिक इतिहास महाभारत काल का ही माना जाता है। हाथरस कृष्ण के ब्रज क्षेत्र का ही हिस्सा है, जो इस वक्त राजनीतिक महाभारत का मैदान बन गया। आज की राजनीति का कुरुक्षेत्र, जहां हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर राजनीतिक वस्त्र हरण हो रहा। हाथरस कांड पर छिड़ा सियासी संग्राम। जमीन पर गिरे राहुल, आसमान पर पहुंची सियासत। क्या सियासी जंग में भटक गया है इंसाफ का मुद्दा? यमुना एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो सियासी घमासान हुआ, उसके बाद हाथरस कांड पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मुहिम से ज्यादा सियासी संग्राम में बदल गया। राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की ने हाथरस कांड को एक नया ही मोड़ दे दिया। उत्तर प्रदेश के एक मुद्दे पर चेन्नई से लेकर मुंबई तक सियासत के पुतले जलने लगे। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, योगी सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, योगी सरकार बर्खास्त करो। हाथरस कांड पर एक तरफ जहां सियासत के शोले भड़कते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि सियासत का शोर इतना ज्यादा है कि जांच का सच उसमें कहीं दब सा गया है, क्योंकि राहुल गांधी को भले ही पुलिस ने हाथरस पहुंचने से पहले ही रोक लिया हो, लेकिन हाथरस में स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवार के गांव को ही सियासत का अखाड़ा बना दिया है, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हाथरस गैंगरेप मामले में इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, आप देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये कार्यकर्ता यहां पर काफी समय से थे और पुलिस आप इनके ऊपर धक्का मुक्की आप देख सकते हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे थे उस गांव की तरफ जाने की जहां पीड़िता का घर है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका था, क्योंकि यहाँ पर से बैरियर लगा दिए गए थे और मीडिया की भी एंट्री यहाँ पर रोकी गई थी, जिसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रही है। ये सच है कि हाथरस कांड में दरिंदगी की इंतहा पार की गई। इसे लेकर समाज में गुस्सा भी है। शायद यही वजह है कि विपक्षी दलों को यह सियासत का सबसे मुफीद मुद्दा नजर आ रहा है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हंगामा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी मामले की गंभीरता को समझ रही है। शायद यही वजह है इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांग ली है। हाथरस कांड पर बनाई गई एसआईटी के पास वक्त कम है, इसलिए वो एक्शन में आ चुकी है। मुख्यमंत्री के आदेश पर बनाई गई एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज करते हुए पीड़ित के गांव का दौरा किया, जहां पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों से एसआईटी के अफसरों ने बात की और उनका बयान दर्ज किया। इसके अलावा एसआईटी ने वारदात वाली जगह का भी जायजा लिया और मामले से जुड़े सबूत और बयान इकट्ठा किए। पूरे मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और कल ही गठन किया था। कल शाम को यहाँ पर टीम आ गई थी। आज टीम जाकर के वहाँ परिवार वालों के बयान लेगी, वहाँ पे जांच करेगी। हाथरस कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले से जुड़े नए नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर एक तबका यह भी दावा कर रहा था कि ये गैंगरेप का मामला भी है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये रेप का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसर ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि वारदात में रेप का कोई मामला नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी साहब जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये दावे कर रहे हैं, उसकी कॉपी न्यूज 18 के पास भी मौजूद है।
जिसमें महिला के साथ क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित की मौत गले की हड्डी टूटने से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि दरिंदों ने महिला का गला एक नहीं बल्कि कई बार दबाया था और उसके गले पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे यह साफ है कि मौत गला दबाने से हुई है। अब पुलिस को विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार है। जिस दिन दिल्ली पीड़िता को शिफ्ट किया गया, उसके दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से पोस्टमार्टम दिल्ली में करा के पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा शव परिवारजनों के साथ लाके उसकी अंत्येष्टि कराई गई। हाथरस कांड में जिस तरह सियासत का शोर आसमान तक पहुंच गया है, उसके बाद जांच एजेंसियां ही नहीं बल्कि सरकार भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वो पीड़ित परिवार के भी संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाएगा और सीएम खुद भी जल्द ही पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम साहब ने बताया कि आपकी जो क्या कहते हैं वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई वो फेरबदल न होगा। अब आप संतुष्ट हैं? जो बातें आपके मन में थी, जो चीज आप चाहते थे, वो उत्तर प्रदेश शासन और सरकार ने आपके लिए किया, ऐसा लगता है आपको, या अभी भी कुछ बात है आपके दिल में? नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर लेंगे। एक तरफ हाथरस कांड की जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी को भी 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यूपी सरकार पीड़ित परिवार को पूरी मदद भी पहुंचा रही है। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए बड़े ऐलान किए हैं। योगी सरकार ने कहा कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पीड़ित परिवार को हाथरस में एक मकान भी दिया जाएगा। साथ ही दोषियों को जल्दी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, माननीय मुख्यमंत्री से फिर इनसे बात की, इनको बुलवाया, इनसे सारी बातें की। मैं तुम्हारी कोई डिमांडेशन है तो मुझे बताओ। जो उनकी डिमांड थी कि हमें 25 लाख रुपए चाहिए, एक नौकरी चाहिए, एक आवास चाहिए, हमने वो बातें सारी मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और मुख्यमंत्री जी ने हमारी सारी बातें हमने मानी और उनको ये सब चीजें करके फिर समाधान करवाया हमने। हाथरस कांड पर जिस तरह सियासत बढ़ती जा रही है, सरकार उससे भी सख्ती से निपट रही है, क्योंकि इस बात का भी अंदेशा है कि इस मामले को लेकर सियासत कहीं समाज में कोई संग्राम न छेड़ दे। सियासी दलों के लोग लगातार पीड़ित के गांव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए गांव के इर्द गिर्द पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। इस बीच प्रशासन को उस गांव को कंटेनमेंट जोन भी घोषित करना पड़ गया है। प्रशासन ने पीड़ित के गांव बुलगड़ी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, क्योंकि पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है। हाथरस कांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे जुड़े नए नए सच भी सामने आ रहे हैं। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही इस मामले पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस मामले को लेकर सियासी दल अपने नफे नुकसान के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई का दायरा अब बड़ा होने लगा है। इतना बड़ा कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। हालांकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख नाम के जिस इलाके को लेकर झगड़ा है, उसका किसी तीसरे देश से कोई लेना देना नहीं। फिर भी अजरबैजान के साथ तुर्की और पाकिस्तान के खुलकर सामने आने के बाद विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई। खबर है कि तुर्की ने अजरबैजान के समर्थन में अपनी वायुसेना को चोरी छिपे जंग के मैदान में उतार दिया।
एक दिन पहले आर्मेनिया ने तस्वीरें जारी करके आरोप लगाया कि तुर्की की वायुसेना ने उसका एक सुखोई 25 लड़ाकू विमान मार गिराया, जिसमें आर्मेनिया के एक पायलट की भी मौत हो गई। टर्की और अजरबैजान दोनों ने आर्मेनिया के आरोपों को झूठा बताया। तुर्की का दावा है कि आर्मेनिया के 2 लड़ाकू विमान 29 सितंबर को हादसे का शिकार हुए थे। वहीं आर्मेनिया के समर्थन में फ्रांस ने भी मोर्चा खोल दिया। अरब देशों की समाचार एजेंसी अल अरबिया के मुताबिक फ्रांस का आरोप है कि तुर्की की सरकार सीरियाई लड़ाकों को आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए भेज रही। इस जंग में तुर्की के कूदने का सीधा सा मतलब यह है कि यूरोप के देश दखल देने से नहीं चुकेंगे। तुर्की का ग्रीस के साथ तनाव भी युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। ग्रीस चूंकि यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसलिए तुर्की के खिलाफ यूरोप के लगभग सभी देश ग्रीस के साथ हैं। अजरबैजान के लिए अगर तुर्की इस जंग में कूदा तो रूस के लिए जंग से दूर रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि आर्मेनिया के साथ रूस का रक्षा समझौता है। आर्मेनिया भी रूस की अगुवाई वाले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये सब शामिल हैं। इसी समझौते के तहत आर्मेनिया की जो सीमा तुर्की और ईरान से जुड़ी है, वहां आर्मेनिया की रक्षा के लिए रूस की फौज तैनात है। आर्मेनिया की अपनी सेना जॉर्जिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर है। जॉर्जिया के साथ रूस के रिश्ते बहुत खराब हैं। रूस और जॉर्जिया 2008 में जंग के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। ऐसे में एक खतरा यह भी है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े में कहीं रूस और जॉर्जिया की पुरानी दुश्मनी का नया मोर्चा ना खुल जाए। इस खतरे को और बढ़ाने के लिए पाकिस्तान भी आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में टांग अड़ा चुका। पाकिस्तान ने पहले वहां अल-कायदा और तालिबान के आतंकी भेजे थे, और अब खबर है कि पाकिस्तान की आर्मी भी अजरबैजान के लिए लड़ने पहुंच गई। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में तुर्की और पाकिस्तान की वजह से पेच बहुत उलझ चुका है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में कूदा पाकिस्तान। बेगानी जंग में शामिल इमरान। अजरबैजान को अफगानिस्तान बनाने की साजिश। अजरबैजान में तालिबान खान। पाकिस्तान पर आतंकवाद को पालने और पूरी दुनिया में फैलाने के आरोप यूं ही नहीं लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आतंक की फैक्ट्री में पहले तो आतंकियों को पनाह देकर पालता पोसता है, फिर उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर आतंकी हमले या वहां की जंग में शामिल होने के लिए भेज देता है। और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान भी पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों से अलग नहीं है। इमरान खान और उनके चहेते जनरल कमर जावेद बाजवा की बुनी साजिश उसकी सरहद से करीब 2500 किलोमीटर दूर नजर आ रही है। यह तस्वीरें पाकिस्तानी सेना और उसके वजीर आजम इमरान खान की साजिश की ताजा तरीन मिसाल हैं। यह तस्वीरें सबूत हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान तालिबान खान साहब की उस साजिश का, जिसमें पाकिस्तान की सेना अजरबैजान की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया से जंग लड़ रही है। जंग का यह मैदान पाकिस्तान से करीब 2500 किलोमीटर दूर अजरबैजान का है, और यह जंग भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ी जा रही है। लेकिन इस जंग में पाकिस्तानी सेना शामिल हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग में पाकिस्तानी सेना भी अजरबैजान की तरफ से लड़ रही है। तुर्क और पाकिस्तान दोनों अपने आप को इस्लामिक देशों का सरगना मानते हैं, इसलिए आर्मेनिया के साथ इस वक्त खड़े देश रूस, फ्रांस और बाकी देश देख रहे हैं कि किस प्रकार मुस्लिम देश एकजुट होकर अजरबैजान का साथ दे रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रेडियो चैनल फ्री न्यूज एएम के मुताबिक उसने अजरबैजान के 2 नागरिकों की फोन कॉल रिकॉर्ड की, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ी जा रही जंग में पाकिस्तानी सेना अजरबैजान का साथ दे रही है। इसके अलावा भी कई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान इस बात का दावा कर चुके हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में इमरान तालिबान खान की
फौज शामिल है। जानकारों का मानना है कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही अजरबैजान में मौजूद रहा तो बहुत जल्द अजरबैजान भी दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा। अजरबैजान में भी पाकिस्तान ने सैनिक तो भेजे हैं, साथ ही साथ आतंकवादी भी भेजे हैं। ये सैनिक ज्यादातर आतंकवादियों पर काबू या कंट्रोल रखने के लिए भेजे गए हैं। उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए भेजे गए हैं। इससे इमरान खान अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहता है, जैसे शुरू में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी फौज भेजी गई थी, उसी प्रकार अजरबैजान में अपनी फौज को भेजा है आतंकवादियों को सहारा देने के लिए। आर्मेनिया और अजरबैजान की इस जंग में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसका रहनुमा तुर्की भी अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की इन आतंकवादियों को गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया और लीबिया से नागोर्नो काराबाख भेज रहा है। तुर्की पर यह आरोप लग रहा है कि वो किलिंग मशीन कहे जाने वाले इन आतंकवादियों को मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में ईसाई देश आर्मेनिया से जंग लड़ने की एवज में काफी पैसा भी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का भी मानना है कि तुर्की दुनिया के मुस्लिम देशों का अगुवा बनना चाहता है, लिहाजा वो इस जंग में अजरबैजान का साथ दे रहा है। वैसे भी 1991 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई जंग के बाद से तुर्की आर्मेनिया से अपने रिश्ते खत्म कर चुका है। लेकिन इसके अलावा भी तुर्की का अजरबैजान का साथ देने के पीछे एक बड़ी वजह छिपी है और वो वजह है तेल। दरअसल अजरबैजान में तेल का काफी भंडार है, लिहाजा तुर्की को अजरबैजान से दोस्ती फायदे का सौदा लगती है। तुर्की चाहता है कि उसे अजरबैजान से आसानी से और सस्ते दाम पर तेल मिलता रहे, लिहाजा वो इस जंग में खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ आजकल पाकिस्तान भी तुर्की के रहमो करम पर अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। चूंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को धुतकार चुका है, लिहाजा पाकिस्तान अब तुर्की का दामन थामे खड़ा है। यही वजह है कि तुर्की की इस साजिश में पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है। आर्मीनिया और अजरबैजान का झगड़ा लगभग 100 साल पुराना है। इस झगड़े में तुर्की के कूदने की ये वजह हो सकती है कि कभी 500 साल पहले उस विवादित इलाके में तुर्की का कब्जा हुआ करता था। लेकिन आखिर पाकिस्तान आर्मीनिया और अजरबैजान के झगड़े में क्यों कूदना चाहता है? जानकारों का मानना है कि आर्मीनिया के खिलाफ जंग के नाम पर पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकी संगठनों को एकजुट करना चाहता है, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया था। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में तुर्की और पाकिस्तान की जुगलबंदी की वजह से ही मामला गंभीर हो गया। यह अंदेशा पैदा हो गया है कि पहले विश्व युद्ध के समय ही जिस इलाके को लेकर आर्मेनिया के लोगों और अजरबैजान के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था, कहीं वो तीसरे विश्व युद्ध की वजह न बन जाए। नागोर्नो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। यह इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अंतरसाख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। अंतरसाख के लोग खुद को आर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा ही मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया, फिर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 से यह इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया, इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। 1991 में जब अजरबैजान और आर्मीनिया दो अलग अलग देश बने तो उस वक्त पाकिस्तान ने अजरबैजान को तो मान्यता दी, लेकिन आर्मीनिया को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उस दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 4 साल तक लड़ाई हुई, जिसमें 30,000 लोग मारे गए। आज की तारीख में इस जंग में एक तरफ नागोर्नो काराबाख के स्थानीय लोगों के साथ आर्मेनिया की सेना है, जिसकी तादाद करीब 40,000 है, तो दूसरी तरफ अजरबैजान के 42,000 सैनिक, जिनके साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान से जुड़े आतंकी और पाकिस्तानी सेना के करीब 1,000 जवान भी हैं। पाकिस्तान की इस लड़ाई में दिलचस्पी की एक और वजह भी है।
पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 2 महीने पहले अमेरिका के एक रणनीतिक विश्लेषक एंड्रयू कॉरिबको का एक आर्टिकल छपा था, जिसमें बताया गया कि अजरबैजान का साथ देकर पाकिस्तान इस्लामिक देशों के संगठन में अपना असर बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान तालिबान खान नागोर्नो काराबाख विवाद को फिलिस्तीन और कश्मीर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अजरबैजान की मदद के लिए सीरिया और लीबिया से आतंकी भेज रहा है। ये आतंकवादी 22 सितंबर और उसके बाद तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे थे। भारी हथियारों से लैस इन आतंकवादियों की तादाद करीब 1000 बताई जा रही है। ये सभी अल हमजा ब्रिगेड के बताए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक अजरबैजान पहुंचे ज्यादातर आतंकवादी सीरिया से आए हैं और बाकी के आतंकी लीबियाई मूल के हैं। इस खुफिया रिपोर्ट में यह हकीकत भी दर्ज है कि तुर्की के इस मिशन में पाकिस्तान भी उसकी मदद कर रहा है और पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी इस इलाके में पहले से काफी सक्रिय हैं। जानकारों का मानना है कि तुर्की और पाकिस्तान की इस साजिश के जाल में अगर दुनिया के ताकतवर मुल्क फंस गए तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख इलाके पर कब्जे का झगड़ा 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे सोवियत संघ ने करीब 70 साल तक भड़कने से रोक रखा था। 1920 में सोवियत संघ के बनने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश सोवियत गणराज्य का हिस्सा बन गए थे। नागोर्नो कराबाख को इनके झगड़े से बचाने के लिए सोवियत संघ ने उसे स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया था। अफगानिस्तान युद्ध के बाद 1980 के दशक में सोवियत संघ टूटा तो नागोर्नो कराबाख की 4400 वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान में फिर से खूनी जंग शुरू हो गई। हुआ यह कि सोवियत संघ ने नागोर्नो कराबाख को अजरबैजान का हिस्सा बना दिया, जबकि वहां आर्मेनियाई मूल के ईसाई समुदाय की आबादी अजरबैजान के तुर्क मुसलमानों से ज्यादा थी। वहां अजरबैजान के खिलाफ 1988 में आर्मेनिया के समर्थन से ईसाई समुदाय के लोगों ने विद्रोह कर दिया और खुद को रिपब्लिक ऑफ नागोर्नो कराबाख नाम के आजाद मुल्क का निवासी बताना शुरू कर दिया। अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख का विद्रोह कुचलने के लिए अपनी फौज उतार दी। ये जंग करीब 6 साल चली, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। 1994 में नागोर्नो कराबाख इलाके में युद्ध विराम पर आर्मेनिया और अजरबैजान ने सहमति जताई थी, लेकिन युद्ध विराम सिर्फ कागजों में ही रहा। नागोर्नो कराबाख में दोनों देशों के बीच खूनी झड़प चलती रही। 4 साल पहले 2016 में वहां आर्मेनिया और अजरबैजान की सेना आमने सामने आ गई और उस लड़ाई में भी 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच यह तय हुआ था कि बातचीत करके नागोर्नो कराबाख का विवाद सुलझाना बेहतर होगा। इसी बीच कोरोना महामारी आ गई और महामारी के बीच ही आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाओं के बीच मारामारी शुरू हो गई। दोनों देश पहली गोली चलाने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सैन्य ताकत के मामले में आर्मेनिया और अजरबैजान में ज्यादा फर्क नहीं है। आर्मेनिया की सेना में आर्मी और एयरफोर्स मिलाकर करीब 52,000 सक्रिय सैनिक हैं, तो अजरबैजान की सेना में लगभग 67,000। इसलिए शुरुआत में माना जा रहा है कि बहुत जल्द दोनों देश आपस में लड़ते लड़ते थक जाएंगे और फिर कुछ दिन शांत रहेंगे। 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की बंद कमरे में बैठक के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान से तुरंत लड़ाई बंद करने की अपील की गई। वो अपील भी बेअसर हो गई, क्योंकि तुर्की ने अजरबैजान को उकसाया और अब तुर्की को खुश करने के लिए पाकिस्तान भी अजरबैजान के लिए अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार चुका। जानकार मानते हैं कि जिस दिन आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में किसी तीसरे देश का सीधा दखल हुआ और सबूत मिला, उसी दिन विश्व युद्ध का बिगुल भी बज सकता है। आर्मेनिया अजरबैजान में जारी है जंग। जंग में महाशक्तियों की एंट्री तय। तीसरा विश्व युद्ध कराने वाली जंग शुरू। इमरान कराएंगे तीसरा विश्व युद्ध।
के एक टुकड़े के लिए जंग तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन इस जंग की वजह से एक और बड़ा खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है, खतरा तीसरे विश्व युद्ध का। इस जंग को लेकर दुनिया दो खेमों में बंटनी शुरू हो गई है। तुर्की और पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में बारूद तो नागोर्नो काराबाख में बरस रहा है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के दखल के बाद दुनिया के सिर पर एक और बड़ी तबाही का खतरा मंडराने लगा है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों अपने आप को इस्लामिक देशों का सरगना मानते हैं, इसलिए आर्मेनिया के साथ इस वक्त खड़े देश रूस, फ्रांस और बाकी देश देख रहे हैं कि किस प्रकार मुस्लिम देश एकजुट होकर अजरबैजान का साथ दे रहे हैं। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की वजह से अब रूस और तुर्की के बीच भी जंग शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। चूंकि रूस और आर्मेनिया के बीच हुए रक्षा करार के मुताबिक जंग की सूरत में रूस न सिर्फ आर्मेनिया का साथ देगा बल्कि दुश्मन देश के हमले से उसे बचाएगा भी। लिहाजा ऐसे हालात में रूस आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा रूस पूर्वी सोवियत राज्यों के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व भी करता है, जिसमें आर्मेनिया भी शामिल है। दूसरी तरफ अजरबैजान के एक मुस्लिम देश होने की वजह से तुर्की उसके साथ खड़ा है और जंग के मैदान में ऐसे हालात बन रहे हैं कि अब कभी भी रूस और तुर्की भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुमकिन है कि दुनिया के दूसरे मुस्लिम देश भी इस जंग में शामिल हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आर्मेनिया और अजरबैजान से इस जंग को रोकने की अपील की है, लेकिन दोनों देशों के बीच छिड़ी ये जंग रुकने की बजाय और तेज हो गई है। सुरक्षा जानकारों को डर सता रहा है कि जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान की तरफ से जंग के मैदान में उसकी सहायता कर रहे हैं, कहीं रूस भी आर्मेनिया की ओर से इस जंग में शामिल न हो जाए। अगर जंग के दौरान रूस ने तुर्की पर हमला कर दिया तो फिर इस जंग में दुनिया की दूसरी महाशक्तियां भी शामिल हो जाएंगी। 27 सितंबर से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शुरू हुई इस जंग में दिल दहला देने वाले धमाकों की ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर हवा से लेकर जमीन तक गोली, तोप और मिसाइलें बरसा रहे हैं। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग में अगर इस वक्त कुछ नजर आ रहा है तो एक दूसरे की सरजमी पर गिरते बम और एक दूसरे की जमीन पर कब्जे के लिए आगे बढ़ते जवान। दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस जंग में अब तक दोनों देशों के करीब 2000 सैनिकों और आम लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे हालात में अब सवाल उठ रहा है कि अगर धार्मिक आधार पर इस्लामिक देश एकजुट होकर अजरबैजान के साथ खड़े होते हैं तो ऐसे में क्या ईसाई देश भी एक खेमा बनाकर उनका मुकाबला करेंगे? लिहाजा इस जंग से दुनिया पर मंडराता एक नया खतरा भी अब सुरक्षा विशेषज्ञों को दिखने लगा है। अजरबैजान में भी पाकिस्तान ने सैनिक तो भेजे हैं, साथ ही साथ आतंकवादी भी भेजे हैं। ये सैनिक ज्यादातर आतंकवादियों पर काबू या कंट्रोल रखने के लिए भेजे गए हैं। उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए भेजे गए हैं। इससे इमरान खान अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहता है, जैसे शुरू में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी फौज भेजी गई थी, उसी प्रकार अजरबैजान में अपनी फौज को भेजा है आतंकवादियों को सहारा देने के लिए। अजरबैजान की सेना ने बुधवार को ऐलान किया था कि उसने नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई फौज का एक S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम उड़ा दिया। अजरबैजान ने यह भी दावा किया कि उसने इस जंग में आर्मेनिया की फौज के करीब 2700 सैनिकों को अब तक मार दिया है और उसकी सेना के हमले की वजह से आर्मेनिया की सेना तोनशेन गांव के आसपास के इलाके से भाग खड़ी हुई। आर्मेनिया का दावा है कि अजरबैजान उसके आम नागरिकों पर बम बरसा रहा है। इससे पहले आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया था कि उसकी वायुसेना के एक सुखोई 25 विमान को तुर्की के F-16 विमान ने मार गिराया। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान तुर्की के एयरफोर्स के F-16 विमानों और ड्रोन के जरिए उसकी सेना पर हमले कर रहा है। आर्मेनिया का यह भी कहना है कि तुर्की इस युद्ध में खुलकर अजरबैजान का न सिर्फ समर्थन कर रहा है बल्कि उसे धमका भी रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दावा किया जा रहा है कि तुर्की के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकवादियों को इकट्ठा करके अजरबैजान भेजने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि तुर्की इन आतंकवादियों को 1500 से $2000 सैलरी भी दे रहा है। वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अजरबैजान के समर्थन में जमकर पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा तुर्की पर यह आरोप लग रहा है कि वो अपनी सेना के ट्रांसपोर्ट जहाजों के जरिए इन आतंकवादियों को अजरबैजान तक पहुंचा रहा है। इस जंग में आतंकियों के शामिल होने की खबर के बाद रूस और तुर्की में तनातनी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारों का मानना है कि अगर तुर्की ने अजरबैजान में आतंकी भेजने बंद नहीं किए तो रूस भी इस जंग में शामिल हो सकता है। दरअसल रूस और आर्मेनिया के बीच हुए रक्षा करार के मुताबिक जंग की सूरत में रूस न सिर्फ आर्मेनिया का साथ देगा बल्कि दुश्मन देश के हमले से उसे बचाएगा भी। लिहाजा ऐसे हालात में रूस आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा रूस पूर्व सोवियत राज्यों के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व भी करता है, जिसमें आर्मेनिया भी शामिल है। इसके अलावा आर्मेनिया में रूस का एक बड़ा सैन्य ठिकाना भी है और रूस के इस सैन्य ठिकाने पर हर वक्त उसके सैकड़ों जवान मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, आर्मेनिया और तुर्की की सीमा पर रूस के सैनिक गश्त करने के साथ साथ आर्मेनिया की सरहद की हिफाजत भी करते हैं। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक अगर तुर्की और पाकिस्तान ने आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में आतंकी भेजने बंद नहीं किए या फिर आर्मेनिया पर हमला करने की कोशिश की तो मुमकिन है कि रूस आर्मेनिया का साथ देने के लिए इस जंग में सीधा शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मजबूरी में नाटो फौज को भी तुर्की की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। ऐसे हालात में दुनिया दो खेमों में बंट सकती है और दुनिया पर एक और बड़ी जंग का खतरा भी मंडरा सकता है।